हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर आभा शर्मा है। मैं आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि आजकल हम लोग बीएड सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैं सेमेस्टर 1 का जो पेपर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन उसे लेकर के चल रही हूँ। इसके अंतर्गत आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वह है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव वृद्धि और विकास का संप्रत्यय। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम इसे देखते हैं। जैसा कि हम जो टॉपिक आज लेकर के चल रहे हैं वह है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव वृद्धि और विकास का संप्रत्यय। इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ की कि व्हाट इज़ ग्रोथ, वृद्धि क्या है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इट इज़ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, इसके साइज़ में जो परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि के तौर पे देख सकते हैं। या फिर कहा जाए इट इज़ अ फिजिकल चेंज इन साइज ऑफ सेल्स, और वी कैन से ग्रोथ इज़ फिजिकल चेंज एंड इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स। इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। हम इसे मात्रात्मक तौर पे माप सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में जो फिजिकल चेंज होते हैं उसको दर्शाता है। द इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूड्स हाइट, वेट, बोन साइज एंड डिटेंशन। तभी हम कह सकते हैं कि इट कैन बी मेजर्ड। आगे हम देखते हैं कि जो ये वृद्धि है, ग्रोथ का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, यानी कि जो फिजिकल ग्रोथ होता है इसका संबंध इससे है। जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग भी बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बालक के शरीर के जितने भी अंग होते हैं इनके विकास और अंगों के कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। वृद्धि बालक के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से जो वृद्धि है वह शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या जो वजन होता है उसे व्यक्त करता है। आगे हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। जैसे कि हरलॉक की फर्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं। हरलॉक ने ग्रोथ को डिफाइन किया है, ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। यानी कि जैसे कि अभी हमने बात की कि यह हमारे फिजिकल चेंज को दर्शाता है, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारे शरीर के पुराने फीचर्स होंगे उनमें बदलाव आएगा, उसमें बढ़ोतरी आएगी और हम नए की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और हमारे शरीर में जो नए शारीरिक परिवर्तन होंगे वह दिखाई देने लगेंगे। आगे हम देखते हैं क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। इन्होंने डिफाइन किया है, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो वृद्धि है वो हमारी स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को दर्शाता है। ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द टर्म ग्रोथ डिनोट्स अ नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू। इट इज रिलेटेड टू द टिश्यू। It is largely attributed to multiplication of cells and increase in the intracellular substance. इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी कुछ न कुछ लंबाई होती है और उसका कुछ न कुछ वजन होता है। जन्म के बाद बालक की लंबाई और भार या वजन में परिवर्तन होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी लंबाई में, उसके भार में वृद्धि होती चली जाती है और फिर क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेग का विकास होने लगता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जो वृद्धि है और जो विकास है, दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रायः या सामान्यतः एक पर्यायवाची के संप्रत्यय के रूप में होता है, परंतु इनमें भिन्नता होती है, कुछ न कुछ भिन्नता होती है। यहाँ हम देखते हैं, पहले हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वृद्धि की बात करते हैं, तो उसे ही समझ लेते हैं कि वृद्धि से तात्पर्य संपूर्ण जीवन काल में आने वाले जो भी हमारे भौतिक
जिसको हम फिज़िकल कहते हैं, और दैहिक जो परिवर्तन होते हैं उनसे संबंधित होता है। ये परिवर्तन सामान्यतः या मात्रात्मक स्वरूप में होते हैं जिनको हम माप सकते हैं, और प्रायः जो गर्भाधान होता है, जब विमन कंसीव करती है से लेकर के उसके 20 वर्ष तक की उम्र तक ये दिखाई देते हैं। यानी कि वृद्धि एक विशेष प्रकार के विकास को संकेतित करती है, उसको इंडिकेट करती है डेवलपमेंट को, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। साधारण अर्थ में तो वृद्धि का मतलब शारीरिक आकार में परिवर्तन से होता है, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि फिज़िकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रायः गर्भाधान जो कंसीव करती है विमन के 2 सप्ताह के बाद से आरंभ हो जाता है। आकार का यह परिवर्तन लगभग 20 वर्ष की आयु तक चलता है। इसके बाद यदि हमारे शरीर में कोई परिवर्तन दिखता है तो वह वृद्धि नहीं होती है, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसे हम मोटापे के तौर पे ले सकते हैं। ये तो रही हमारी वृद्धि। अब हम बात करते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इट इज़ नेचुरल एंड डायनेमिक प्रोसेस। यह प्राकृतिक होती है तथा यह एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि अभी हमने इस पर चर्चा की। द नेक्स्ट इज मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्योंकि ये फिजिकल चेंज को दिखा रहा है, वृद्धि फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको मेज़र किया जा सकता है। इट इज़ इंक्रीज इन हाइट, वेट, बोन साइज। जो हमारी हाइट होती है, हमारी जो ऊंचाई होती है, हमारा जो भार होता है, या हमारे जो बोन साइज होते हैं, इसमें परिवर्तन को दिखाता है। ग्रोथ फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ लाइफ तक रहती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब विमेन कंसीव करती है तब से लेकर के उसके 2 हफ्ते के बाद से यह ग्रोथ आरंभ हो जाती है, यह वृद्धि हमारे शरीर की शुरू हो जाती है, और जब तक हम 20 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक यह चलती रहती है। आगे, इट वेरीज ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जितने भी हमारे जीवन के स्टेज हैं, विभिन्न स्टेज हैं, उनमें यह वेरी करती रहती है। इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। एक समय तक जाकर के वृद्धि रुक जाती है, यह जीवन पर्यंत नहीं चलती रहती है, जैसा कि अभी हमने बात की कि जैसे ही विमेन कंसीव करती है उसके बाद से लेकर के 20 वर्ष की अवस्था तक वृद्धि होती रहती है। उसके बाद वृद्धि नहीं होती है, बल्कि यदि हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आता है वो मैच्योरिटी के बेसिस पे आता है, वृद्धि के आधार पे नहीं आता है। डिफरेंट फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, यह प्रत्येक बालक में विभिन्न प्रकार की होती है। ये नहीं कह सकते हैं कि सबका समान रूप से सबके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, बल्कि किसी में जल्दी विकास शुरू हो जाता है और किसी में देर से विकास शुरू होता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? विकास क्या है? चलिए हम इसे देखते हैं। इट इज़ लॉजिकल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन द इंडिविजुअल। यह क्वालिटेटिव चेंज किसी व्यक्ति में लेकर के आता है, एक तार्किक चेंजेस लेकर के आता है। दूसरी बात इसमें जो कही गई है, इट चेंजेस इन शेप, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड थिंकिंग पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल होता है, इसके जो व्यवहार होता है एक तरीके से, या इसकी जो सोचने की शक्ति होती है, सोचने का तरीका होता है, उसमें बदलाव से संबंधित होता है। इट इज़ चेंजेस इन फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जीवन की, जैसे फिजिकल हो गया, शारीरिक, संवेगात्मक, भावात्मक, सामाजिक या साइकोसोशल, जो भी डेवलपमेंट होते हैं इनसे संबंधित होता है। डेवलपमेंट इज़ द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, इसके क्रियात्मक पक्ष को एक तरीके से विकास दर्शाता है। आगे हम इसमें बात करते हैं। यदि हम इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि मानव जीवन के प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार के जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो भी घटित होते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने मात्रात्मक परिवर्तन की बात की वृद्धि के अंतर्गत, लेकिन विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन
की बात करता है, जिसमें व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास होता जाता है। इन परिवर्तनों का सिलसिला एक तरीके से जीवन पर्यंत चलता रहता है। यही जो कॉन्टिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं, या कहा जा सकता है कि जो अनवरत परिवर्तन हो रहे हैं, इन्हीं को विकास कहा जाता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले सभी गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं, वह मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं परिवर्तनों, गुणों या विशेषताओं को एक तरीके से क्रमिक या नियमित जो इनकी उत्पत्ति होती है, उसे विकास कहा है। आगे हम इसी में देखते हैं कि जो विकास है, इसका अर्थ गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक के होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को कहते हैं। विकास का जो कार्य होता है, वह गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। इस प्रकार से विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि जो जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, इससे गुजरते हुए परिपक्वता, मैच्योरिटी तक पहुंचती है। विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जबकि हमने देखा कि वृद्धि एक समय के बाद जाकर के रुक जाती है, लेकिन विकास के संदर्भ में ये नहीं होता है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। एक तरीके से कहा जाए, जो विकास है वह जीव, जो ह्यूमन बीइंग है, और उसके वातावरण के एक अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास के अंतर्गत जो मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है या शारीरिक दृष्टि से जो भी होने वाले परिवर्तन होते हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। इससे व्यक्ति की कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं हरलॉक की। इन्होंने डिफाइन किया है, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्डरली predictable pattern as a result of maturation and experiences। यानी कि हरलॉक ने विकास में होने वाले परिवर्तन में क्रमिकता की बात कही है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं। कोई एक निश्चित परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन से के पहले या बाद घटित होता है। आगे हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, जो कि वेबस्टर डिक्शनरी से ली गई है। Development is the series of changes which an organism undergoes in passing from an embryonic stage to maturity। The next definition is from Libert, Pulis and Murmer। इन्होंने define किया है, Development refers to a process of change in growth and capability over time as function of both maturation, interaction विद द इन्वायरमेंट। आगे हम इसकी एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, जो कि इसको कंक्लूड करती है। डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन टिल डेथ। दिस इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, परसेप्चुअल एंड पर्सनैलिटी। कुल मिलाकर यदि यह कहा जाए कि विकास परिवर्तनशील प्रगतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया ही कहा जाएगा, जो नियमित होती है और इसकी दिशा अग्रगामी होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह जन्म जो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और टिल डेथ तक चलती ही रहती है। इसका संबंध व्यक्ति के अभियोजन की क्रियाओं में जो भी उन्नतिशील परिवर्तन होते हैं, उनके घटित होने से होता है। विकास द्वारा जो परिवर्तन लक्षित होते हैं, वह व्यक्ति की जो पिछली अवस्था से आगे आने वाली अवस्था की ओर अग्रसर होता है। जैसा कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जन्म के समय जहाँ शिशु, जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वह निसहाय होता है, वहीं विकास क्रम में वह हर प्रकार की क्रियाएं, जैसे कि हम देखते हैं कि उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने, भागने आदि में सक्षम होता जाता है। यह तो रही बात हमारे विकास की। अब हम बात करते हैं विकास की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की।
इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल चेंजेस। इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन होते हैं उनको दिखाया जाता है, उससे संबंधित है। दूसरा है इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव सीरीज़। जैसा कि अभी हमने बात की कि यह नियमित तौर पे चलती रहती है जब तक कि हम इस शरीर में हैं, और इसकी एक दिशा अग्रगामी होती है। ये प्रोग्रेसिव सीरीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। ये क्वालिटेटिव होती है, गुणात्मक होती है इसकी प्रकृति। ये ओवरऑल चेंजेस को दिखाता है क्योंकि यह हमारे जो पर्सनैलिटी है इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है, जिसमें हमारे फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल सभी पक्ष आ जाते हैं। इट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ जैसा कि हमने देखा कि वह डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, वहीं जो विकास है वह ग्रोथ के बिना पॉसिबल हो सकती है। इट चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, नॉट इन पार्ट। यह संपूर्ण की तरफ चलती है, न कि किसी पार्ट की तरफ, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र। जहाँ हम देखते हैं कि ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है, वो हमें दिखाई देता है। जो भी हमारे शरीर में वृद्धि होती है उसे हम देखते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो डेवलपमेंट होता है इसको मापना बहुत कठिन हो जाता है। इसी आधार पे अब हम आगे देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वृद्धि है और विकास है इसके बीच में क्या अंतर है, इसे हम समझ लेते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, यह मात्रात्मक होता है, इसे मापा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है एज वेल एज क्वालिटेटिव, यानी कि इसको यह गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। ग्रोथ वहीं इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड ऑर्गन्स की बात होती है। हमें हमारी जो हाइट है उसमें परिवर्तन होता है, हमारा जो वेट होता है उसमें परिवर्तन होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें परिवर्तन होता है, इससे संबंधित वृद्धि है। वहीं दूसरी ओर विकास फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ग्रोथ में हम देख रहे हैं ड्यू टू सेल डिवीज़न ऑफ द बॉडी, जो हमारे सेल्स हैं, जो बॉडी सेल्स होते हैं, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर डेवलपमेंट जो हमारे मोटर और एडजस्टमेंट जो प्रोसेस होते हैं इनसे संबंधित है। ग्रोथ में हम देख रहे हैं इट इज़ लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ, एक समय के बाद जाकर के वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि हमने देखा गर्भ से जब कंसीव करने के साथ साथ यह जो हमारे फर्स्ट 20 ईयर्स होते हैं तब तक जो है वृद्धि चलती रहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर डेवलपमेंट वॉम्ब टू टॉम्ब की बात करती है, मतलब ये कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, ग्रोथ इज़ मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसे ऑब्जर्व बाय मैच्योर्ड बिहेवियर, हम इसको मैच्योर्ड बिहेवियर के बेसिस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी इसका मतलब है हम विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ग्रोथ में वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी होती है, यानी कि शारीरिक परिवर्तन को ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन पर्सनैलिटी हमारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी के उन सभी को कवर करता है डेवलपमेंट, यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। जैसा भी मैंने बताया, ग्रोथ का संबंध फिजिकल होता है, लेकिन डेवलपमेंट का संबंध फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल होता है। ग्रोथ जहाँ स्ट्रक्चरल होती है वहीं डेवलपमेंट फंक्शनल होता है, क्रियात्मक रूप में होता है, क्रिया स्वरूप होता है इसका। ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही नैरो होता है, संकीर्ण होता है, लेकिन डेवलपमेंट चूँकि टिल डेथ तक चलता रहता है, इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरेटिवली ग्रोथ से ब्रॉडर होता है। ये तो रही डिफरेंसेस। अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से कारक हैं जो ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, यानी कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, इन्हें हम देखते हैं। इनको प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला है हेरिडिटी,
वंशानुक्रम, कंडीशंस विद इन द बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर कंडीशंस होते हैं उनसे संबंधित होती है हेरिडिटी। वहीं दूसरी ओर एनवायरनमेंट, दूसरा फैक्टर जिसका संबंध होता है कंडीशंस आउटसाइड द बॉडी, यानी कि वह चीज़ें जो हमारे शरीर को बाहरी तौर पे प्रभावित करती हैं। चलिए अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी फैक्टर्स की, कि वंशानुक्रम के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रीनेटल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीनेटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। यह हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है या एक बालक को उसके पेरेंट्स से मिलता है। आगे हम देखते हैं, द नेक्स्ट फैक्टर इज रेसेस। द रेशियल फैक्टर हैज़ अफेक्ट ऑन हाइट, वेट, कलर, फीचर्स एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चाइल्ड। जो एक बालक होता है उसके जो हाइट होता है, उसका जो वेट होता है, उसका जो कलर होता है, उसके जो फीचर्स होते हैं या अदर जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, इनसे संबंधित होता है रेस। जैसे कि चाइल्ड्स हेयर एंड आई कलर, फेशियल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा आर गवर्न बाय द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। यह उसको उसके परिवार से, उसके वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज सेक्स। सेक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि जन्म के समय जो बालक होते हैं, जो बॉय होते हैं, वो जनरली लॉन्गर और हैवियर होते हैं कंपैरेटिवली गर्ल्स के। वो ज़्यादा, जो बालक होते हैं वो ज़्यादा करेजियस होते हैं, ज़्यादा साहसी होते हैं लड़कियों की तुलना में। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गर्ल्स एग्जिबिट रैपिड ग्रोथ एंड अटेन फुल साइज अर्लियर देन बॉयज़। जैसे जैसे विकास और जो वृद्धि है वह आगे बढ़ती चली जाती है, लड़कियां जल्दी जो हैं लड़कों की तुलना में परिपक्वता को प्राप्त कर लेती हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ अनप्लीजेंट मैनर। बहुत ही अनप्लीजेंट मैनर में यह ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। द नेक्स्ट इज मैचुरेशन। जनरली जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स हैव सिमिलर लेंथ ऑफ मैचुरेशन साइकिल एज देयर मदर्स, एंड जो गर्ल्स हैं ऑल्सो अटेन मेनार्क ऑफ द सिमिलर एज एज देयर मदर। ये तो रही हेरिडिटी फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, जिसमें सबसे पहला आता है प्रीनेटल, यानी कि जो जन्म से पूर्व जो भी माता, जब माँ कंसीव करती है उस समय उसकी वो किस इन्वायरमेंट को से प्रभावित हो रही है, इसका बालक की वृद्धि और विकास पे बहुत असर पड़ता है। जो अगर वो बहुत ही केयरिंग कंडीशन में है, बहुत ही लविंग इन्वायरमेंट में है, अच्छे से नरिश्ड हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव बालक की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ेगा और बालक जो है अच्छे से एक हेल्दी बॉडी के साथ और हेल्दी डेवलपमेंट के साथ जन्म लेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जिसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है, जिससे कि बालक का वृद्धि और विकास अच्छा हो सके। जिसमें सबसे पहला होता है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। यदि मदर इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही है तो इसका प्रभाव बालक के वृद्धि और विकास पर पड़ेगा। द सेकेंड थिंग विच कम्स इन प्रीनेटल फैक्टर और इन्वायरमेंट, दैट इज मदर्स सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस डिजीज़। यदि मदर किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से पीड़ित है तो इसका प्रभाव बालक के वृद्धि और विकास पे पड़ेगा। जैसे यदि वह टाइफाइड से पीड़ित है या फिर किसी अन्य इसी प्रकार की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जाहिर सी बात है कि बालक के वृद्धि और विकास पे इसका प्रभाव पड़ेगा। द नेक्स्ट इज इफ़ शी टेक्स अल्कोहल, इनटेक ऑफ सर्टेन ड्रग्स, स्मोकिंग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। द नेक्स्ट वन इज
पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट यानी कि जन्म के बाद, जब बालक का जन्म हो जाता है उसके बाद कौन कौन से ऐसे वातावरणीय कारक होते हैं जो उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें जो है जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन आएगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे बच्चा रह रहा है, जहाँ उसकी परवरिश हो रही है, ट्रॉमा है यदि वो किसी ट्रॉमा से होकर के गुजर रहा है, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली है बालक की, वो उसके वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। कल्चरल एंड इमोशनल जो फैक्टर्स होते हैं ये कारक के तौर पे निकल के आते हैं, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बालक के के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। इस क्रम में हम आगे देखते हैं अगला फैक्टर जो है फैमिली। फैमिली किस प्रकार की है, इसका भी बालक के वृद्धि और विकास पे बहुत असर पड़ता है। फैमिली यदि हेल्दी है, हेल्दी इट मीन्स कि वहाँ का एनवायरनमेंट यदि हेल्दी है, माता पिता में झगड़ा नहीं होता है, परस्पर तालमेल है, अच्छे से सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बालक के जितने भी पर्सनैलिटी के जो एरियाज़ हैं वो सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, क्योंकि इसका असर बालक के विकास पे पड़ता है, जो उसके फिज़िकल हो गए, जो कॉग्निटिव हो गया, जो सोशल विकास हो गया, मॉरल हो गया, इमोशनल हो गया, ये सारी चीज़ें बालक को प्रभावित करती हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अगला है हाइजीनिक सराउंडिंग्स। यदि सराउंडिंग हाइजीनिक नहीं है, क्लीन नहीं है, स्पार्कलिंग सराउंडिंग नहीं है, तो बच्चे की हेल्थ पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि क्लीन और स्पार्कलिंग सराउंडिंग्स बच्चे को मिलता है, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ एंड डेवलपमेंट। इन द सेम मैनर इफ़ सराउंडिंग्स आर नॉट, जैसा कि मैंने बताया, वह बालक की हेल्थ पे एक तरीके से प्रभावित करेगा, दुष्प्रभाव डालेगा और बालक का पूर्णतः विकास और वृद्धि या फिर कहें कि अच्छे से विकास और वृद्धि नहीं हो पाएगी। आगे हम इसी में देखते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर इज पीयर ग्रुप। किस प्रकार के ग्रुप में बच्चा रह रहा है, किस प्रकार के लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी चीज़ें भी बालक के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। पीयर ग्रुप का भी बालक के वृद्धि और विकास पे बहुत असर पड़ता है। पीयर ग्रुप का जो इक्वल एज ग्रुप होना चाहिए, सामान्यतः देखा जाता है ऑफर से कंफर्ट लेवल उनको प्रोवाइड होता है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन चाइल्ड एडल्ट रिलेशनशिप। जो एक बालक और वयस्क के रिलेशनशिप्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो बालक के सेम एज ग्रुप का जो पीयर ग्रुप होता है उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। ये तो हो गई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं सम अदर फैक्टर्स, और कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कम्युनिटी इन विच द चाइल्ड लिव्स, जहाँ पे बालक रह रहा है, एंड इट्स कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। जो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये भी बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। प्रॉपरली अगर वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहा है, एक अच्छी न्यूट्रिशनल जो उसकी जो फूड है उसको नहीं मिल रहा है, जिसमें जैसे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यदि उसे नहीं मिल रहा है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी बालक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अगर इनकी कमी है तो जाहिर सी बात है कि बालक का वृद्धि और विकास उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ फूड हैबिट्स। उसके किस प्रकार के खाने की आदत है, किस प्रकार का खाना खाना वह पसंद करता है, क्या बैलेंस डाइट ले रहा है या नहीं ले रहा है। यदि नहीं ले रहा है तो जाहिर सी बात है इसका दुष्प्रभाव उसके शरीर के विकास पे पड़ेगा। यदि वो हेल्दी डाइट ले रहा है तो वो उसका अच्छा प्रभाव उसके शरीर पे पड़ेगा और उसका विकास और वृद्धि अच्छी प्रकार से होगा। द नेक्स्ट वन इज़ हेल्दी हैबिट्स। उसकी आदतें कैसी हैं, स्वस्थ आदतें हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें भी बालक की जो वृद्धि और विकास होता है इसको प्रभावित करता है।
वह अपने आप को क्लीन रखता है कि नहीं लगता है, प्रॉपरली वो नहाता है नहीं नहाता है, हाइजीनिक तरीके से रह रहा है नहीं रह रहा है, हाथों को सही खाने से पहले धोता है नहीं धोता है। इस प्रकार की तमाम वो आदतें होती हैं जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है वह है एक्सरसाइज। प्रॉपरली वो एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है एट द एज ऑफ डेवलपमेंट, खास तौर से उस समय जब बालक का शारीरिक विकास होता है, उस समय वह प्रॉपर तरीके से या एडिक्वेट तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह भी बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी है इसको इम्प्रूव करती है। ये हमारे हार्ट को, लंग्स को या बॉडी के जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए देखा गया है सामान्यतः इस आयु वर्ग के बालकों को गेम्स ज़्यादा कराए जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराई जाती हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कराई जाती हैं, जिससे कि उनके प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। अब हम इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज़ रेस्ट। जिस प्रकार से एक्सरसाइज एक बालक के लिए आवश्यक होती है, उसके शरीर के विकास के लिए आवश्यक होती है, इसी प्रकार से रेस्ट भी आवश्यक हो जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से सो रहा है कि नहीं, जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, स्लीपिंग पीरियड होता है, वह उसे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, किस प्रकार से बैठ कर के वो पढ़ता है, लेट के पढ़ता है, म्यूज़िक सुनता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो हमें रिलैक्स पहुंचाती हैं। क्या इसकी प्रॉपर तरीके से उसके अंदर हैबिट है या नहीं है। यदि वह प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देता है, ओवर एक्सरसाइज करता है, ओवर वर्क करता है, तो उसका भी दुष्प्रभाव एक तरीके से हमारे वृद्धि और विकास पे पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज़ डिजीज़। यदि बालक किसी डिजीज़ से संक्रमित है, कोई एबनॉर्मल डिजीज़ उसको हो रही है, तो जाहिर सी बात है यह हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण हमारे जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनका भी प्रभाव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है। अ डिसऑर्डर इज़ अ फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी और डिस्टर्बेंस। इट स्लोज डाउन वंस ग्रोथ एंड डिस्टर्ब्स द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी कि तमाम चीज़ें हैं जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। आगे हम बात करते हैं समरी की कि आज के लेक्चर में हमने किन किन पॉइंट्स को कवर अप किया है। हमने सबसे पहले देखा वृद्धि, व्हाट इज़ ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, इसकी विशेषताओं को हमने जाना। इसी प्रकार से हमने डेवलपमेंट को देखा कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, इसकी विशेषताओं को जाना, यानी कि डेवलपमेंट की विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने वृद्धि और विकास के मध्य अंतर को भी देखा कि दोनों को अगर हम एक मान करके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पे जाकर के यह दोनों एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं, जिसमें हमने हेरिडिटी फैक्टर्स को देखा कि जो बालक जन्म से ही लेकर के आता है, अपने परिवार से प्राप्त करता है। इसके अलावा जो कुछ वो वातावरण से प्राप्त करता है या अन्य जो कारक होते हैं वह किस प्रकार से बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इतनी चीज़ों को देखा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।